Assalamu alaikum ji. Another episode of The Light Within. So today I have a very interesting person with me. My guest is a PhD from Harvard in dietetics. Yes, I wrote it down. Dietetics and nutrition. और वो बहुत सारी लोग उनको जानते होंगे एंड मैं चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन की कुछ बातचीत हो, कुछ पता चले हमें कि हमारे अंदर की जो दुनिया है वो जो चल रही है उसमें क्या चल रहा है. We don't know that. So welcome to my show, Dr. Asif. Thank you so for much. having me. Thank you so much for being here today. I'm honored. I'm honored. Very happy. तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ये जो अंदर की दुनिया चल रही है हमारी, वो उसमें हमें पता ही नहीं है, चलते चलते खुदाफिज हो जाते हैं. You hear of so many young people just going off. You hear of people who are trying to be healthy. What is the science behind it? ऐसे तो नहीं होता कि you don't know what's happening within you. You know, there are two things that we must know to begin with. That now, since we closed the Human Genome Project, ये वो project था जो हमने 1999 से 2004 तक हमने प्लॉट की ह्यूमन जीन्स का एक मैप बनाया. फिर हमें समझ में आई कि जीन्स इतना हमारी हेल्थ एंड लॉन्जेविटी को उस तरह डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रही, बल्कि एक और फिनोमेना है जिसको हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, कि वो इन्वायरमेंट जिसमें आपकी जीन रहती है, कि आप अपनी जीन्स को जिस तरह का इन्वायरमेंट देंगे वो या तो उसमें अपने आप को अडॉप्ट करेंगी उस इन्वायरमेंट को, या रिएक्ट करेंगी. और अगर वो इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो वही जीन कभी भी बीमार नहीं होगी. एक स्टडी की गई थी, इट्स कॉल्ड 10,000 ट्विन स्टडी. 10,000 ट्विन्स को लिया गया, आइडेंटिकल ट्विन्स को, और उनके लाइफस्टाइल्स और उनकी लॉन्जेविटी एंड हेल्थ को देखा गया. और दे वर सरप्राइज्ड कि हाउ आइडेंटिकल ट्विन्स हैड डिफरेंट हेल्थ and different lifespans, and at times, you know, their longevity had a gap of almost 3 decades. Really? जी हाँ, वो बिल्कुल. ये नहीं कहते कि आइडेंटिकल ट्विन्स का एक को इफेक्ट होता है तो दूसरे को भी उसका असर होता है? जी, वो फिजिक्स में, हम क्वांटम फिजिक्स में चले जाएंगे जिसको क्वांटम कपलिंग बोलते हैं, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है. बट यू नो, फिजिकल आपकी हेल्थ जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट हैबिट्स, जो भी आपकी अच्छी हैबिट्स हैं, उन पर डिपेंड करती है. सो खैर, उस ट्विन स्टडी की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि लोगों को समझ भी आ जाए. मैंने इतनी मुश्किल बातें नहीं करना चाहता मैं, कि एक मछली, 2 मछलियाँ हैं, 2 आइडेंटिकल फिश. एक प्रिस्टीन पॉन्ड में रहती है जहाँ पे हवा भी है, पानी भी है, सनलाइट भी है, खाना भी है. और उसकी जो आइडेंटिकल फिश है वो एक गटर में गिर जाती है जहाँ पे एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया है, and or भी you know difficulties हैं. So which fish with identical genes, which fish is going to live longer? Definitely the one living in a pristine pond. जी, So that is what we need to understand. We have to give ourselves the environment in which we roll out our genes. And दूसरी एक और चीज़ बताऊंगा कि there is a terminology called TOFI. कि जो हमारे जो ancestors हैं, जो हमारी evolution है from primates to Homo sapien, ये तकरीबन सेपियंस, ये तकरीबन अराउंड 60 मिलियन ईयर्स की है. यू नो, अगेन गिव और टेक, यू नो, जो हमारे आते जा रहे हैं हम. जी हाँ, हमारी एवोल्यूशन पूरी जो है, तो 99.95% ऑफ आवर एवोल्यूशनरी लाइफ वी बिन हंटर गैदरर्स. यू नो, आई से कि इवन हज़रत आदम भी कराची या न्यूयॉर्क में तो नहीं आए, जंगल में ही आए. यू नो, बिल्कुल. सो हम जंगल से इवॉल्व हुए एंड ऑल. तो वहाँ पे ह्यूमन कॉम्पोजिशन, बॉडी कॉम्पोजिशन वाज इंटायरली डिफरेंट. बट ये जो इंटरमिटेंट डाइट, वो है फास्टिंग और ये सब, ये तो कहते हैं कि बहुत हेल्दी होता है आपके लिए, क्योंकि बॉडी को जितना कम आप, हमें तो यही अंडरस्टैंड. अब हम 2 चीज़ों को कंफ्यूज करें. अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हम वज़न कम करते हैं अनहेल्दी तरीके से, which includes starvation, extra starvation. Okay. You know, कि आप अपनी टोटल कैलोरीज, एक मर्द को 1500 कैलोरीज दिन में खानी है, एक औरत को 1200 कैलोरीज खानी मिनिमम. यू नो, ताकि वो उतने सेल्स बना सके जितने के वो दिन में डैमेज कर रही है या कर रहा है. एक इंसान को 350 बिलियन सेल्स बनाने हर महीने, तो उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड तो खाना है, न्यूट्रिएंट डेंस. तो वो जब नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा. यू नो, और यही जब हम, यू नो, ये मैं कह रहा हूँ, ये जब हम गलत तरीके से वज़न लूज़ कर रहे हैं,
and you can see people on the screen, they kind of look slim but kind of dead. वो तो सॉरी टू दिस थिंग में, लेकिन लोग आजकल वो कहते हैं ना कि वो ओज़म्पिक टाइप या कोई ड्रग्स खा के, आजकल बहुत पॉपुलर ये भी है कि टू डैमेज देयर बॉडी दे लूज द वेट थ्रू ड्रग्स लाइक दैट. Whenever you lose weight through these GLP-1 agnostics, तो क्या होता है कि you have the potential of losing 4 to 6 kilos out of the 10 kilos, like 40 to 60% आपका lean body mass damage होता है. ओके. तो इसका मतलब ये है कि आप you're not only losing fat but you're losing your vital organs, and that damage is going to be permanent. We know in science कि we have not been able to regenerate अच्छा vital organs. आप बताइए ना कि मुझे तो हम तो सिंपल सीधे साधे लोग हैं, हम तो क्या सोचते हैं कि हर 40 दिन बाद आपकी बॉडी रीजेनरेट होती है और उसकी डिजीजेस कम हो जाती हैं. हर 40 दिन के बाद आप बूढ़े हो जाते हैं, बट रीजेनरेट तो कुछ नहीं करती. और फास्टिंग इज अ ब्यूटिफुल थिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग. अ नोबेल प्राइज वाज गिवन टू अ जापानीज साइंटिस्ट इन 2016 फॉर डिस्कवरिंग द साइंस ऑफ ऑटोफेजी. उसमें ये होता है कि अगर आपके पास फैट, एक्सेसिव फैट है, तो जब आप 12 घंटे आपकी बॉडी जो है वो स्टार्व करती है, तो आप इस फास्ट को एक्सटेंड करते हैं 12 घंटे से लेकर 16 घंटे जी. उस 12 से 16 घंटे में, उस 4 घंटे में बॉडी क्या करती है कि अपने उन सेल्स को ढूंढती है जो कि यूजलेस हैं, चाहे वो सेनेसेंट सेल्स हैं, ज़ॉम्बी सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन है, या ओल्ड सेल्स दैट आर डेजिग्नेटेड टू डाई. वो उन सेल्स को ढूंढती है, उनको खाती है, रिसाइकिल करके नई प्रोटीन करके बॉडी को खिलाती है. ये बड़ा एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, बट इसका फ़ायदा क्या है कि उस 4 घंटे में, 12 से 16 घंटे में आपकी बॉडी के चलने की रफ्तार, आपका मेटाबॉलिज्म गोज़ अप बाय अ वॉपिंग 59%. वाओ. सो इट्स जस्ट लाइक कि मैं यहाँ बैठा हूँ, इफ़ आई एम राइट नाउ ट्रिगरिंग ऑटोफेजी, then I'm literally sprinting biochemically. मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्यों इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, टू स्पीड अप योर मेटाबॉलिज्म. यहाँ से अगला सवाल जी कि मेटाबॉलिज्म का क्या ताल्लुक है सेहत से. जब आप 4 साल के होते हैं, इसकी मिसाल से समझाऊंगा तो आसान. जब 4 साल के होते हैं तो यू हैव अ मेटाबॉलिज्म इक्विवेलेंट टू 4000 कैलोरीज अ डे. अच्छा. When we hit puberty at 14, the metabolism slows down to 3000 calories. Okay. And as we age, if I'm 55, I have a metabolism of around 1700 calories a day. So imagine when I was 4, I was, managing a metabolism equivalent to 4000. My father, who's 80 plus, he's my height, 5'10", and he has a metabolism of 13,000 calories. So short ये कि इंसान का metabolism जब गिरता है तो वो बूढ़ा होता है. Okay. So हमें अपने metabolism को तेज़ रखना है. Hunter gatherers का metabolism modern इंसान से 40% तेज़ था. Metabolism तेज़ रखने के लिए हमें देखना होता है कि हमारा lean body mass versus हमारा fat वो well managed हो, कि fat कम हो और आपकी बॉडी के अंदर आपके 78 ऑर्गन्स हेल्दी हों. तो ये जो इंटरमिटेंट डाइट का और इसका फास्टिंग का जो बात कर रहे हैं, तो उसकी मतलब कोई वो भी होती है कि लाइक इफ़ यू आर प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60, तो मतलब कि कोई एज होती है कि जिसपे, और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, या कोई एज ऐसी होती है कि जिसपे आप ना करें तो बेहतर है? इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस कि जो कि इंसान जंगल में एक दफ़ा ही खाना मिलता था, पूरे 18-20 घंटे बेचारा भूखा रहता था. सो बॉडी ने उस पीरियड में अपने आप को जो है वो रीबिल्ड करना सीखा. सो अगर आप समझते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा फैट है to burn, then intermittent fasting is the best way to increase your metabolism, thus burn that fat. कि कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है. कि आप, जाहिर बात है कि अगर आप खाना ही इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि जितनी मर्जी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें तो वो तो बढ़ना ही है. बट अगर आपने 1500 कैलोरीज खानी है और आप 1500 खा रहे हैं और इंटरमिटेंट फास्ट कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वजन हेल्दी तरीके से कम होता जाए. तो जैसे डॉक्टर साहब ये करते हैं ना लोग जो हैं, वो जैसे रोटी चावल छोड़ देते हैं कि हमारा बेस्ट होता है ना कि पहली चीज़ आपको पतला करना हो
तो जैसे हमारे राहील मियाँ यहाँ बैठे हुए, इन्होंने बहुत वेट लूज किया है, तो रोटी चावल फौरन उन्होंने कहा मैं क्या किया आपको, 1 महीने 6 बाद आए आप तो देखा बंदा बदल गया। बट राहील मियाँ में आप एक अच्छी बात देखेंगे कि ये जो है ना, इन्होंने ज़िंदगी में कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज की है, लगता है कि इन्होंने मसल बिल्ड किया है। सो ही हैज़ बिन एबल टू लूज वेट बिकॉज ही स्टिल एट दिस एज मेंटेन्स अ गुड मेटाबॉलिज्म बिकॉज ऑफ हिज हाई लीन बॉडी मास, बिकॉज ऑफ हिज गुड हैबिट्स इन द पास्ट। बट ये है कि इसको हेल्दी तरीके से इनको कम करना चाहिए, प्रोटीन को अपनी मिनिमम प्रोटीन पूरी करनी चाहिए, फैट्स को बहुत बढ़ाना नहीं चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स को और कार्ब्स को, जिसको बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल चीनी फल और दूध, फल भी इसको यस अनफॉर्चुनेटली फल भी एब्सोल्युटली नो डॉग प्लीज फेक हैं, फल फेक हैं, मैं क्या करूं। डॉग फल पे तो हम जिंदा रहते हैं भाई, क्यों कहते हैं कुछ नहीं खाना हो, आज खाना नहीं खाना यार, फल खा लेते हैं यार, एप्पल खा लेते हैं, साथ में ऑरेंजेस खा लेते हैं, तो पेट भर जाता है। आई हैव thousands of patients, I don't want to even tell you how many thousands. So short ये कि आज तक किसी ने सब्जी की ना साइड ली ना बहस की उसके ऊपर, बट फल पे लड़ाई पे उतर आता है। आम नहीं मिलता तो बड़ी लड़ाई कत्ल हो जाता है। बिल्कुल उतरा। असल में मैं उन्हें फिर मजाक में बोलता हूँ कि अच्छा अगर मैं आपके फल में से चीनी निकाल दूँ तो क्या आप फिर भी खाएंगे? तो एक साहब ने कहा फिर तो सब्जी बन जाएगी। सो फिर मैंने उनको ये समझाया कि एग्जैक्टली डॉग सॉरी मैं बात करूँ डॉग, लेकिन फल की चीनी तो नेचुरल है, नेचुरल ग्लूकोज है। जी बिल्कुल, बट अगर आपको देखें, जब आप हंटर गैदरर थे ना, जो मतलब आपकी जो असलियत है, आपकी जो एवोल्यूशन है, जिस तरह आप बनाए गए हैं, लाइफस्टाइल्स चेंज हो गए हैं ना, जब आप जाके अपनी हंटिंग करते थे। जी बिल्कुल, जब भी नहीं, इवन शहरों में भी आज से 250 साल पहले तक इंसान की सेहत ठीक थी, जब तक मशीन्स नहीं आई थी। सबसे बड़ा कल्प्रिट मशीन्स, चेयर एंड फूड, अबंडेंस, खाना अबंडेंस में है, कुर्सी भी अबंडेंस में है और मशीन्स भी अबंडेंस में है। सो हम सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम फैट बॉल्स बन रहे हैं, हम फैट वी आर जस्ट एक्यूमुलेटिंग एक्सेसिव, ऑल दैट एक्सेस इज डिस्ट्रॉइंग आवर हेल्थ। फल की बात आपने फ्रुक्टोज का पूछा, देखिए इंसान एट एन एवरेज आज से 100 साल पहले, अमेरिका की ये रिसर्च है कि तकरीबन 1 से 20 पाउंड तक कार्ब्स खा रहा था, 1 pound to 20 pounds एवरी ईयर। अब वही अमेरिकन 140 पाउंड्स ऑफ कार्ब्स खा रहा है। ओह गॉड, वो तो वैसे ही इतने ओबीस हो जाते हैं। नहीं, दुनिया में इससे भी ज्यादा है ना जी। हम एशियंस जिस तरह रोटी और चावल और दालें, और देखें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बट एक आदमी है, वो पतला दुबला है, वो थोड़ा सा फल खाता है, थोड़ी सी रोटी खाता है, बैलेंस करके, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीज कितनी बढ़ गई है। दुनिया में WHO कहती है कि 40% लोग डायबिटिक हैं और 70% ऑफ लोग दुनिया में प्री डायबिटिक हैं। दैट्स अ क्रॉनिक डिजीज। अ क्रॉनिक डिजीज का मतलब होता है एक बीमारी जो सारी उम्र आपकी जान नहीं छोड़ेगी। सो उसकी वजह क्या है? ऑफ कोर्स 3 वजूहात हैं। एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कि अब हम एक्सरसाइज नहीं करते, हिलते नहीं है, द चेयर इज द प्रॉब्लम, सिंड्रोम। द सेकंड इज द फूड, और फूड में भी हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स। आप गूगल कर लेना कि भाई हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स क्या होते हैं, अब तो AI भी है तो आसानी हो जाएगी उनको। नेचर कोई भी हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स नहीं बनाती। ये जब हम प्रोसेस करते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, इसमें कुछ मुझे एग्जांपल दे दें ताकि मेरी ऑडियंस भी समझ ले कि भाई इनके 2-3 क्या किस किस्म के होंगे। हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स में जो मॉडर्न आटा है, जो मैदे में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है। बट अल्लाह ताला ने जो असल में वीट बनाया है, जिसको हम ऑर्गेनिक होल वीट बोलते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 41 है। तो ये कैसे आपने आम रोटी को 41 से 72, चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 68 है। सो दैट मीन्स कि एक रोटी चीनी से ज़्यादा ख़तरनाक है इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिलीवरी एंड कॉजेज मैसिव अमाउंट्स ऑफ ओबेसिटी। दिस इंक्लूड्स लाल आटे की रोटी भी। अब अगेन लाल आटे की रोटी अगर तो ऑर्गेनिक होल व्हीट की है और वो एक प्रॉपरली ग्राइंड हुई है कि उसको हमने पाउडर नहीं बनाया, ज़बरदस्त है। बट अगर आप उसको भी
पाउडर फॉर्म में कर लेंगे उस आटे को, उसको, तो फिर वो बेसिकली जितनी तेजी से खाना हजम होगा ना, उतना नुकसान पहुंचाएगा। अल्लाह ताला ने जितनी भी हमारे लिए खाना पैदा किया है वो हमारी बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है। और क्योंकि हमारी अगर ज़रूरत इस वक्त मेरी फॉर एग्जांपल 2 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज चाहिए मुझे पर मिनट, और मुझे डिलीवरी हो रही है 10 ग्राम्स पर मिनट, तो बाकी 8 ग्राम्स का मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे फैट। सो यू शुड स्लोली डाइजेस्ट, एंड उससे क्या होता है कि फिर आपकी एपेटाइट भी कम हो जाती है। आपकी फूड, व्हेन यू ईट होल फूड्स, व्हेन यू ईट ऑर्गेनिक फ्रूट्स, व्हेन यू ईट न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स। सो मैं आपको क्विकली बता रहा था ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 3 मसाइल हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कुर्सी, दूसरा खाना जो कि हाई इन ग्लूकोज है और बड़ी जल्दी हजम हो जाता है, सिंपली हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स, रोटी, चावल, चीनी, वो शदीद मीठे फल, एंड दूध। अब फलों में अगर थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप ग्रेप फ्रूट खा रहे हैं वो आपको बीमार नहीं करेगा, मजे का भी नहीं होता। हाँ, ट्रू। बेरीज, बेरीज थोड़ी सी अगर आप खा रहे हैं तो अगर आप एक अच्छी क्वांटिटी में बेरीज खा लें, सो दैट्स गुड। एंड दूसरा कि फ्रूट को अगर आप एज अ मील रिप्लेस कर रहे हैं, अच्छा, तो देन इट्स नॉट बैड। बट होता क्या है कि आपने पहले चावल दाल खाए हैं, फुल बिरयानी खाई है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी फल भी ले आओ। हाँ, वो जो हमारी एक है ना मेथड के दिखाना का है, आप फल लाओ। सो आई वुड से कि अगर बहुत आम खाने को दिल कर रहा है तो दोपहर में 2 अच्छे आम प्लेट में डाल के खा लें। that should be your lunch. That should be your lunch. you're well within your calories. और तीसरा प्रॉब्लम इंसान का है कि जिसको हम एजिंग बोलते हैं, बुढ़ापा। एंड उसका मेजर मैंने आपको बताया वो मेटाबॉलिज्म है जिसकी मैंने बात की, जो कि एज के साथ कम होता है। सो यू नीड टू फिक्स your movement, you need to fix your food, and you need to fix all that ages you quickly. और जो चीज़ आपको एज करती है क्विकली उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नींद, लैक ऑफ स्लीप। कि अगर आप 8 से 10 घंटे एवरेज 9 घंटे नहीं सो रहे हैं, सो रिसर्च हैज़ confirmed कि योर मेटाबॉलिज्म कैन डाउन रेगुलेट बाय 40%. Okay. And by sleep it's like deep sleep, क्या मतलब अच्छी स्लीप, अच्छे वक्त पे सोएं, अच्छे वक्त पे उठें, डेफिनेटली, क्योंकि आपकी सर्केडियन रिदम्स और हार्मोनल साइकिल्स आपकी स्लीप पैटर्न के साथ मैच करने चाहिए। क्योंकि आप देखो ना, कई लोगों को भी वो होता है कि यू हैव पीपल हु आर द सेम एज बट देयर आर सर्टेन पीपल हु लुक मच यंगर एंड उनकी एनर्जी इज मच more different, sort of, कि जिनकी एनर्जी आप कहते हो हाँ यंग एनर्जी है, तो उनको लगता है कि जैसे हमने कहा ना कि एक सर्टेन एज, यू चूज अ सर्टेन एज एंड यू स्टे देयर, ये भी कि ताकि आपका माइंड। अच्छा, ये तो बॉडी का तो हमने किया, अब मुझे बताया कि व्हाट इज द स्पिरिचुअल थिंकिंग बिहाइंड ऑल दिस, व्हाट फॉर यू? आपको अल्लाह ताला ने आपको पीसफुल रहने के लिए इंसान की 2 मेटाबॉलिज्म्स बनाए। एक को हम सिंपैथेटिक बोलते हैं, एक को पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। मतलब एक होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, एक होता है फाइट एंड फ्लाइट। सो जो माइंडफुलनेस है, जो एट पीस आपको जो होता है व्हेन यू आर रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग, अगर आप सुबह उठते हैं, उठते ही फ़ोन देखते हैं और फ़ोन पे आप देखते हैं कि क्या हुआ, कोई इमरजेंसी तो नहीं है, you've gone straight into fight and flight. आपका cortisol हाई। देखिए, without physical health there is never going to be mindfulness and mental health. This is what I am getting at. Okay. Because again, probably मेरा subject I enjoy it. Maybe others don't, but I really love it. So आपने सुबह उठते ही आपने तो जंग शुरू कर दी। ऑलरेडी आपको उठाने के लिए बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कॉर्टिजोल बोलते हैं। सो आपने कॉर्टिजोल को उठने के बाद उसके लेवल्स को गिराना होता है ताकि आप सेहतमंद रह सकें। आप उसको फर्दर सर्ज कर देते हैं बाय क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स। कोई एक्सेसिव जिम कर रहा है सुबह, उससे कॉर्टिजोल बनता है। आप इंसुलिन स्पाइक्स करते हैं, जो वही हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स खाते हैं, उससे कॉर्टिजोल बनता है। सो आप सुबह सुबह ही अपने पीस को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो आई वुड से कि द फर्स्ट आवर ऑफ योर डे, इफ यू कैन, दोज हु कैन मैनेज देयर फर्स्ट आवर of the day can be very healthy, in terms of body, and they are very, those who can create mindfulness, then throughout that day
they can. And when you start thinking about stuff, and when you take a breath and try to understand the reason behind everything. Attitude of gratitude. Ji, bilkul. So to connect to that human the light. collective consciousness, the light, you need to have personality. Cannot be built if you do not have great habits and a great routine. Great. No, it is delightful to know all this. बिल्कुल मैं आपने कहा था, मुझे एक बात की थी कि we should fix what is broken. Absolutely. आखिरी बात ये करूँगा कि लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप सारे खाने को ख़राब क्यों बोलते हैं. सो आई टेल देम कि यार देयर इज़ नो कंस्पिरेसी. आई एम नॉट अ कंस्पिरेसी थेरिस्ट और आई डोंट बिलीव इन कंस्पिरेसीज. हमारे एक बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, बड़े ज़बरदस्त, सदीकी साहब. हमने उनसे पूछा कि सर ये क्या है कि ये कौन सी कंस्पिरेसी है कि हमें सारा खाना ही हमारा ख़राब हो गया, अब हेल्दी नहीं रहा. तो उन्होंने कहा बेटा कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट ह्यूमन नेचर. कि हमारा एक मज़हब है, मैं अगेन आई एम जस्ट दिस इज़ नॉट दैट आई एम सेइंग कि उन्होंने मजाक में कहा, उन्होंने कहा इंसान, हमारा एक मज़हब है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेरिंग, मुनाफाखोरी. हम सब मुनाफाखोर हैं. तो हम खाना ख़रीद के खाते हैं. इट इज़ समबडीज़ बिजनेस टू सेल यू एंड ही इज़ जस्ट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट. तो हमें जो एडवाइस मिल रही है वो एक बिजनेसमैन से मिल रही है. सो आपको तो कम से कम माइंडफुल होना चाहिए ना कि आप उस एडवाइस को थोड़ा सा सोचें कि क्या अगर वो बोल रहे हैं कि ये मीठा शरबत बर्फ़ में इसके 4 ग्लास आपको अफ्तारी में पीने हैं कि नहीं पीने, आप थोड़ा सोचें ना. वो तो बेच रहा है, उसका तो इश्तिहार आपने इसको सीख लिया है ना, तो आप बचपन से सीखते आए हैं, तो आपको उसके बगैर एग्जैक्टली हैबिट्स. हाँ, तो बात ये ना कि वो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे की डेफिनेशन क्या है मॉडर्न दौर में. तो पीपल हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. सो इन एजुकेशन की डेफिनेशन ही है ये. तो अगर आपने कुछ लर्न तो कर लिया, चलें तो उसको अनलर्न एंड रीलर्न भी करें. एंड ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन लॉजिक एंड साइंस एंड फैक्ट. लॉजिक एंड साइंस एंड फैक्ट. एक लास्ट छोटा सा पूछूंगी, आपकी रिलेशनशिप विद द ऑलमाइटी, हाउ डू यू सी ऑल दिस लाइट? डू यू हैव any special way that you... Back in the day when we were young, तो हमें थोड़ी सी ना होता था कि हमें समझ में नहीं आती थी कि यार ये. एंड एज साइंस प्रोग्रेस्ड, मैंने देखा कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो सही हो रहा है. एंड आपको मैं अभी एक मिसाल दूंगा. इट इज़ माइंड बॉगलिंग एंड माइंड ब्लोइंग. हमें ये पढ़ाया जाता था कि जब हमारा हिसाब होगा हशर के मैदान में, आपको जब उठाया जाएगा तो माँ के नाम से उठाया जाएगा. जी. सो इस तरह की बहुत जो आपकी जो डिबेट करते हैं ना, हमें एक्सक्यूज़ चाहिए होती है अच्छा ना बनने की, तो हम फिर रिलीजन से भी झगड़ते हैं. तो वो कहते थे कि यार हम इतना प्राउडली बाप का नाम लगाते हैं कि आप लगाते हैं आसिफ अमजद, तो वहाँ पे आप तो ये इसकी क्या लॉजिक, ये कैसे वो. सो हाँ, आई यूज्ड टू थिंक यार बाप के नाम से क्यों नहीं उठाया. और अरब्स तो बड़े, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लिनिएज. इनके तो इनके 10 का खालिद बिन वलीद बिन फलां बिन. बिल्कुल. अभी रिसेंटली साइंस ने ये डिस्कवर किया कि आप कोई भी लिनिएज जो है माँ के डीएनए से ढूंढते हैं कि एक देयर इज अ डीएनए कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो माँ से उसके बच्चों में ट्रेस होता है, और फिर उस माँ का अपनी माँ से ट्रेस करती है, और वो माँ उसकी माँ से ट्रेस करती है. तो वो आपके बाप से आपको नहीं मिलता माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. दे वर डूइंग दिस रिसर्च के प्रिंसेस डायना की जो लिनिएज है, इट इज़ फ्रॉम उनमें एक जीन है दैट कम्स फ्रॉम नेपाल एंड इंडिया. So Princess Diana's ancestors, the mother's side, came from Nepal and India. Okay, how interesting. So bottom line, you can only be traced through your mother's DNA, not your father's. Wow, ये भाई अल्लाह मियाँ की क्या कुदरत है. How can I deny? It was a pleasure, and वो आपकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी. So we have to learn, unlearn and relearn and keep doing this on and keep learning and keep unlearning and keep relearning, because there is so much
that we have and that we don't know about. तो अगर आप अपने दिमाग को mindful रखेंगे, सोच के लिए रखेंगे, जिंदा रखेंगे और ज़िंदगी में कोई ना कोई एक kindness करते ज़रूर चाहिए. Thank you so much. It was a pleasure having you and Thank you. inshallah until next time. Thank you for having me.